नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खुश होंगे सभी। मैं सुषमा चैठानी आप सब लोगों के सामने एक कहानी पेश करने जा रही हूँ, जिस कहानी का शीर्षक है अडिग पर्वत। अडिग पर्वत। कहानी जिन्होंने लिखी है हुंदराज बलवाणी ने। कहानी लिखी है हुंदराज बलवाणी ने। अडिग पर्वत, इसके बारे में मैं थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहूंगी। अडिग पर्वत का मतलब एक डटा हुआ इंसान। आप सभी जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोग मारे गए, बहुत नुकसान हुआ, बहुत बिछुड़ गए, बहुत इधर चले गए, बहुत उधर चले गए। तो उसी पर आधारित ये कहानी है अडिग पर्वत। धर्मदास ने उस समय बहुत उलझन महसूस की, जाऊं या नहीं जाऊं, कि उधेड़ बुन में 2 दिन यूं बीत गए, फिर भी निर्णय नहीं ले पाए। अंत में जब निर्णय कर ही लिया तो उन्हें स्वयं पर आश्चर्य हुआ कि इस बात में समय बिताने की आवश्यकता ही कहाँ थी। उन्हें दिल्ली से पत्र मिला था। एक महत्वपूर्ण समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान होने जा रहा था। उन्हें भी ये आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया गया था। सबसे पहले ये समाचार उनके बेटे घनश्याम ने उन्हें सुनाया था। पत्र भी वही लाया था। सम्मान की बात सुनकर कुछ समय तक वे सोच में पड़ गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों की स्मृति उनके पलट पर उभरने लगी। वह ऐसा समय था जब भारत छोड़ो का नारा देश के कोने कोने में गूंज रहा था। लाखों नवयुवक इस आंदोलन में कूद पड़े थे। हजारों माताओं ने अपने लाडले न्यौछावर कर दिए थे। सिंध प्रदेश भी पीछे नहीं रहा था। अनेकानेक युवकों ने भाग लिया था। एक जुनून था, उत्साह था, अग्नि परीक्षा का समय था। किसी ने स्वतंत्रता के अलावा और कुछ नहीं चाहा था। धर्मदास उस समय युवक थे, युवावस्था का जोश था। ऐसे ऐसे काम किए कि अंग्रेजों की नाक में दम आ गया था। ऐसे हैरत अंगेज कार्यों के कारण उन्हें कई बार लाठियां भी खानी पड़ी थी। जेल यात्रा उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। लेकिन आज वे सब बातें भूल सा गए थे। फिर भी कभी कभार स्मृति में आ ही जाती थी। उनके ऊपर लाठियों के बांधने की घटना तो नहीं भुलाई जाती। वह भूलना चाहे तो भी उनकी देह की चूर चूर की गई हड्डियां सदा उन्हें याद दिलाती रहती हैं। अनगिनत बार उन पर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई थी, लेकिन क्या मजाल कि उनके मुख से उफ भी निकले। वंदे मातरम के अतिरिक्त उनके मुंह से और कुछ भी नहीं निकलता था। दिल्ली से आया पत्र बहुत देर तक वह देखते रहे थे। घनश्याम सूचित करके चला गया था, पिताजी तय कर बताइए ताकि मैं टिकटें बुक करा लाऊं। रिजर्वेशन के पहले जाने का तय किया जाना आवश्यक था। उनका मन बिल्कुल तैयार नहीं था। फिर भी कभी भीतर से मन में इच्छा होती थी कि जाकर देख लिया जाए। वर्षों बाद सम्मान मिल रहा है, लेकिन अंदर से आई हुई ये आवाज शीघ्र ही बंद हो जाती थी। दिल्ली न जाने का निर्णय करने में 2 दिन लग गए। धर्मदास ने जब अंतिम निर्णय बेटे को घनश्याम को सुनाया तो उसे अच्छा नहीं लगा। कहा, पिताजी आप ये सुनहरा अवसर गंवा रहे हैं। इतने वर्षों तक किसी ने आपकी कद्र नहीं की। अब जब आपको अवसर मिल रहा है तो आप क्यों इनकार कर रहे हैं? धर्मदास ने हमेशा की तरह अपनी बात दोहराते हुए कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेकर मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। तब माहौल ही ऐसा था कि हर एक आंदोलन में शामिल हो जाता। तुम भी होते तो चुप नहीं बैठ पाते। और आपने जो चोटें खाई हैं, शरीर में एक भी हड्डी साबुत नहीं बची है, उसका क्या? तो क्या मैं इसके लिए अपनी भरपाई करवा लूं? अपनी माता को आजाद कराने की कीमत वसूल लूं? नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं। घनश्याम जानता था कि पिताजी को अधिक कहना फिजूल है। फिर भी एक प्रयास करके देखा। पिताजी, नगर के और स्वतंत्रता सेनानियों को भी आमंत्रित किया गया है। वे सब दिल्ली जा रहे हैं, बस केवल आप ही। अपना निर्णय दोबारा सुनाते हुए उन्होंने इतना ही कहा, मैं नहीं जाऊंगा बेटे। अब अपने निर्णय पर उन्होंने दोबारा सोचना बंद कर दिया था। नगर के अन्य सभी स्वतंत्रता सेनानी बहुत से उपहार लेकर लौट आए थे।
एक दो ने उनके घर जाकर सारा समाचार सुना दिया। एक ने कहा, आप बहुत जिद्दी हैं। जिद्दी जिद्दी और मैं, ये सिद्धांत की बात है। ये लोग जिद और सिद्धांत के अंतर को क्यों नहीं समझते? उन्होंने सोचा, लेकिन कहा कुछ नहीं। दूसरे ने बताया, मैं तो एक दिन भी जेल नहीं गया था, बस कुछ कागजात दिखाए, काम हो गया। अब तो सदा के लिए स्वतंत्रता सेनानी की छाप लग गई, हमेशा लाभ मिलता रहेगा। उन्होंने उसे भी कोई उत्तर नहीं दिया। देते भी तो क्या, हर व्यक्ति अपना अपना कर्म स्वयं जाने। फिर अपनी यात्रा की विचित्र बातें सुनाते सुनाते उनके मन को लुभाने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली थी। कुछ दिनों बाद कलेक्टर स्वयं उनके पास आए। कहा, दिल्ली से सूचना आई है कि मैं आपके यहाँ आकर आपका सम्मान करूं। एक छोटे समारोह का कार्यक्रम रखना चाहते हैं। आपकी सुविधा अनुसार तारीख बताएं तो समाचार में आपका सम्मान किया जाए। लेकिन उन्होंने कलेक्टर को विनम्रता से इनकार करते हुए कहा, देश की स्वतंत्रता के लिए इसलिए नहीं लड़े थे कि हमें सम्मान मिले, हमें किसी प्रकार की भरपाई नहीं चाहिए। कलेक्टर कुछ समय आग्रह करते रहे, फिर चले गए। उसके बाद नगर के नागरिकों ने उनका सम्मान भी करने की सोची, लेकिन उन्होंने उनसे भी हाथ जोड़ विनम्र शब्दों में क्षमा मांगी। बेटा घनश्याम पिता की इन बातों से क्षुब्ध होता रहा। वह पिताजी को समझाने का प्रयास करता रहा, लेकिन उन्हें भी निराशा होना पड़ा। तो भी नागरिकों के छोटे बड़े आयोजनों, समारोह, कार्यक्रमों में उन्हें बुलाकर सम्मानित करना शुरू कर दिया। उन्हें सामान्य रूप से कार्यक्रम में पधारने के लिए निमंत्रण दिया जाता था। वे कार्यक्रम में जाते। ठीक समय पर कार्यकर्ता उनके नाम की घोषणा करके उन्हें मंच पर बुलाते। न चाहते हुए भी नागरिकों का मन रखने के लिए बाध्य होकर वे मंच पर जाते। तब उनके आजादी की लड़ाई में भाग लेने के योगदान को सराहते हुए उनका सम्मान किया जाता। इस तरह 2-4 बार हुआ तो वह सावधान हो गए। फिर उन्होंने ऐसे आयोजनों में सम्मानित होना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन अंतिम समारोह में उन्होंने अपने विचार रखे तो सभी के दिमाग एक प्रकार की हलचल मच गई। उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में आजादी के बाद देश की दुर्दशा की बात बताकर अपना दुख प्रकट किया। नगर की समस्याओं और आम नागरिकों के दुखों पर चिंता जताई। सबसे प्रमुख बात यह थी कि उन्होंने नगर में बढ़ती हुई गुंडागर्दी के लिए चंद गुंडों को जिम्मेदार मानते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए आग्रह किया और जरूरत पड़ने पर उनको नंगा करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। लोगों ने खुश होकर खूब तालियां बजाई। उन्होंने कहा, सिर्फ तालियां बजाने से काम नहीं होने वाला, आपको अपने घर से बाहर आना होगा। पहले अपने नगर की ताकतवर बनाएं, आपस में इकट्ठे होकर गुंडों की धमकाई का सामना करें, तभी मैं मानूंगा कि आप लोगों ने मेरा मान बढ़ाया है। सबने एक बार फिर जोर से तालियां बजाई। समारोह के बाद घर आने पर उन्होंने देखा कि घर के बाहर 3 व्यक्ति उनका इंतजार कर रहे थे। धर्मदास उन्हें पहचान गए। एक ने कहा, हम आपसे बात करना चाहते हैं। वे भीतर ले आए। आपको हमसे क्या दुश्मनी है? एक ने कहा, लोगों को आप हमारे खिलाफ क्यों भड़का रहे हैं? दूसरे ने कहा, आपको हमसे क्या तकलीफ है? तीसरे ने कहा। धर्मदास ने उत्तर देने के बजाय पूछा, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? चुप। एक ने कहा, चुप्पी। आप चुप रहें। दूसरे ने कहा, अपनी जुबान बंद रखें। तीसरे ने कहा। धर्मदास ने पूछा, अगर ये सब मैं नहीं करूं तो फिर कुछ भी हो सकता है। एक ने कहा, हमारे हाथ लंबे हैं। दूसरे ने कहा, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तीसरे ने कहा। धर्मदास कुछ समय खामोश बैठे रहे। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में आक्रोश उभरने लगा। उन्होंने इन तीनों की ओर बारी बारी से देखा। तब वह बोले, देखिए, आप जवान हैं, आप में जवानी का जोश है। जोश मेरा भी ठंडा नहीं हुआ है। आजादी की जंग में सिर पर कफन बांधकर चलना पड़ता था। आजादी तो मिली है, लेकिन जंग का अंत अभी नहीं हुआ है। जिंदगी में हर कदम पर जंग लड़नी होती है। इसलिए अगर आप में थोड़ी सी भी अकल है तो यहाँ से अभी इसी समय चले जाएं और अच्छे कार्य करके दिखाएं। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वहां से हटे नहीं। पल भर बाद एक के बोलने का प्रयास किया, सुनिए। लेकिन उन्होंने रोकते हुए कहा,
बस मुझे और नहीं सुनना, आप चले जाएं। तब एक ने जोश में आकर कह दिया, बुड्ढे की देह में एक भी हड्डी बची नहीं है, फिर भी अकड़ नहीं छोड़ी है। तब दोनों साथियों के साथ ये कहते हुए चला गया, अब इसे सीधा करने का उपाय सोचना पड़ेगा। उन्हें भी क्रोध आ गया और कहा, सीधा तो मैं आपको करूंगा। उन्हें कह तो दिया, लेकिन उन तीनों के जाने के बाद ही ढीले पड़ गए। उनके कानों में उनके शब्द गूंजने लगे, वह कमजोर होने लगे। उन्हें पहली बार लगा कि स्वतंत्रता सेनानी नहीं, एक आम नागरिक है, वह भी साधारण नागरिक का जीवन जी रहे हैं जिसमें उनका कोई मूल्य नहीं। उन्हें तो ये भी लगा कि उन्हें अंतिम समारोह में नहीं जाना चाहिए था। जैसे अब तक वह स्वयं को सम्मानित कराने से बचाते आए थे, उस समारोह में स्वयं को बचा सकते थे। न उनका सम्मान होता और न ही उन्हें बोलना पड़ता, न ही उन्हें धमकियां मिलती। सब कुछ सहज बीत रहा था। गंदे माहौल को सुधारने का ठेका उन अकेले ने ही लिया है। उन्होंने अपनी सोच को रोक दिया। उसे इतना ढीला नहीं होना था। जिसने अपने जीवन में जवानी के महत्वपूर्ण बरस मौत की परवाह किए बगैर बिताए थे, उसे इस तरह साहस नहीं छोड़ना चाहिए। चिंता किसकी? जान की। जीवन तो उसने देश के लिए पहले से ही अर्पण कर दिया है। ये तो सौभाग्य से वह जिंदा बच गए, वरना ये अकड़ैल जनूनी अंग्रेजियों के सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर डर किस बात का? फिर दूसरे क्षण उनकी सोच दूसरी ओर मुड़ी। उन्हें स्वयं की चिंता भले न हो, लेकिन घनश्याम की, उसकी पत्नी और बच्चे, किसी समय भी कुछ भी हो सकता है। इस शहर में वैसे भी ऐसी वारदातें नई नहीं हैं। कहाँ है सुरक्षा? कहाँ है शांति? कहाँ है मनुष्य का मोल? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इस तरह उन्हें कमजोर नहीं होना है। ऐसे घमंडी बदमाशों को पोल खोलनी ही चाहिए। अखबार है, मीडिया है, सभाएं हैं, पुलिस है, इन बदमाशों को उनके सामने नंगा करना अति आवश्यक है। धर्मदास में साहस आ गया। वे उठे। उन्होंने तय कर लिया कि आज से एक नई लड़ाई लड़ी जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि जुनून और दोस्त आज भी शांति नहीं है। लड़ाई झगड़ा पहले की तरह, पहले अंग्रेजों से लड़ाई थी, आज अपने आप से ही लड़ाई है, गुंडों दबंगों से लड़ाई है। इस कहानी का यही एक मार्मिक है कि अगर इंसान के अंदर थोड़ी भी अपनी जोश है, जवानी है, तो उन्हें सही कार्यों में लगाएं, गुंडागर्दी से बचें और लोगों को राह दिखाएं और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी सुखी और खुश देखें। धन्यवाद दोस्तों। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट पास करें।